बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीरिया के अंदर बशर अल असद का चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज होने की कगार पर है। रेबेलियन फोर्सेस पूरी तरीके से सीरिया के कैपिटल दमिश्क का घेराव कर चुकी है। बशर अल असद की पूरी फैमिली रशिया जा चुकी है। बशर अल असद के कई सारे रिश्तेदार कतर, यूएई वगैरह जा चुके हैं, लेकिन दावा है कि बशर अल असद अभी भी दमिश्क के अंदर है। दमिश्क के लोग, जो अंदर के और आजू बाजू के लोग हैं दमिश्क के, उन तमाम ने बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद की मूर्तियां वगैरह तोड़ना शुरू कर दी हैं। ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट्स में आ रही हैं। असद रजीम का पूरी तरीके से फॉल हो चुका है, लेकिन क्या अभी भी इस कहानी में कोई सस्पेंस बाकी है? रोज की तरह आज की वीडियो में भी काफी कुछ है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट जरूर करें। सीरिया का ये सिविल वॉर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि इसने मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स को गुमराह कर दिया है। शिया हो या सुन्नी हो, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स सबका ये कहना है कि तुर्की, इजराइल, यूएसए और ये रेबेलियंस, ये सारे के सारे एक हैं, इसलिए ये गलत हैं। ईरान, सीरिया, रशिया और रेसिस्टेंस, ये तमाम फलस्तीन के सपोर्टर्स हैं, इसलिए ये सही है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे बढ़ने से पहले इजराइल के एक न्यूज चैनल की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इजराइल के चैनल 13 ने ईरान को चैलेंज करते हुए खासकर ये कहा था कि तुम्हारा ये जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, जिससे हम जीत नहीं पा रहे हैं 3 बार से जंग करते करते, उसको अब हम ऐसा फंसाएंगे चारों तरफ से कि ना तो कोई हथियार मिल पाएगा, ना ये कहीं जा पाएंगे, ना आ पाएंगे, यहाँ तक कि इनका एयर स्पेस भी इनके लिए बंद कर देंगे। और आज वो बात एकदम सच होती नजर आ रही है। लेकिन क्या इसमें भी कोई सस्पेंस अभी बाकी है? लो पहले आप इस रिपोर्ट को ही देख लो। रेबेलियन ग्रुप्स ने साउदर्न सीरिया के दारा सिटी और सुवेदा प्रोविंस के सेंटर पर कब्जा कर लिया है। मैप पर अगर आप इसको देखोगे तो ये कहां लोकेटेड है? ठीक इजराइल के गोलान हाइट्स वाले एरिया पर, जो उसने सीरिया से ही कब्जा की हुई है। मतलब रेबेलियन ग्रुप्स अब इजराइल के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन है तो ये इजराइल के ही प्रॉक्सीज, तो इजराइल को तो इससे खुशी होनी चाहिए थी कि जी असद को खत्म कर दिया, अब ये हमारे पड़ोसी बन गए हैं, हमारी मदद करेंगे, है ना? रियलिटी तो यही है। अब जरा मेरी इस बात पर भी गौर देना, ये जो रेबेलियन ग्रुप्स हैं ये तमाम अलेप्पो से चलते चलते अब सीधा साउदर्न सीरिया तक पहुंच चुके हैं। यानी हिजबुल्लाह को जो लेबनान में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक उसके बगल में आकर बैठ गए हैं। मतलब पूरे सीरिया का ट्रेवल करने के बावजूद भी, हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास तक आने के बाद भी, ईरान के किसी भी ताकतवर प्रॉक्सी ग्रुप से इनकी फेस टू फेस कोई बड़ी झड़प की खबर नहीं आई है। क्यों? एनी आइडिया? अब और सुनो, कल वाली रिपोर्ट में भी मैंने आपको बताया था, फिर से याद दिला दे रहा हूं कि इजराइल ने गोलान हाइट्स का जो एरिया है सीरिया वाला जो कब्जाया हुआ है, वहां पर अपनी एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस को और ज्यादा लेवल पर तैनात कर दिया है। वजह उसके पीछे कल नहीं बताई थी, लेकिन आज वजह बताई गई है कि एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम, इसके अलावा एफएसए फ्री सीरियन आर्मी, और तीसरा तालिबान एफिलिएटेड अल कायदा ग्रुप जिसको कहा जा रहा है, इन तीनों में से कोई भी या ये तीनों ही इजराइल के ऊपर कहीं हमला ना कर दे, इन्वेजन ना कर दे, इसका इजराइल को डर है। ये खुद इजराइल की रिपोर्ट ने कहा है। अच्छा, एक खबर और आई है कि इजराइल ने आर्टिलरी शेलिंग भी शुरू कर दी है उस एरिया पर जहां पर रेबेलियंस ने कब्जा कर लिया है। अब और सुनो, कतर की राजधानी दोहा के अंदर ईरान, तुर्की और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मीटिंग की है, जिस मीटिंग के दौरान स्पेशली ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि ये जितनी भी डेवलपमेंट सीरिया के अंदर हो रहे हैं, इन तमाम पर हमारी नजर है, लेकिन जाहिरी चीजों को देखकर जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल तौर पर बातचीत कर इस मसले का हल निकालने की बातचीत के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है, लेकिन कहना यहां पर यही है, उन नौजवानों से, गर्म खून वाले जिनके खून खोलते रहते हैं जरा सी बात में, कमेंट सेक्शन में आकर अपनी सारी भड़ास निकालते हैं, उन लोगों के लिए ये एक इबरत है कि कम से कम अपने ज़ुबान पे अपने ईमान का ख्याल रखते हुए कंट्रोल करने की कोशिश करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जिसको अच्छा बता रहा हूँ आप भी उसको अच्छा कहें, या आप जिसको अच्छा बता रहे हैं उसको मैं अच्छा कहूँ। जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी अजीब मखलूकें आती हैं। वो एक कह रहा है मुझसे कि तू अभी भी अर्दवान को अर्दवान साहब कह रहा है, तो क्या तेरा फूफा कहूँ? भैया, कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी हमें ख्याल रखना होता है, और उस आदमी ने बुरे काम बेशक कितने भी किए हों, लेकिन उसके अच्छे काम भी मैं आपको 10 गिनवा सकता हूँ। वो काम जो तुर्की का कोई और अगर लीडर होता तो वो ना कर पाता, लेकिन अभी इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे उस बात को। अब जरा मेरी इस बात को भी बड़े गौर से सुनना। इस पूरी दुनिया में अगर इस वक्त कोई सबसे समझदार और सब्र करने वाला देश है ना,
तो वो ईरान है, उसकी रेसिस्टेंस है। इसीलिए ईरान, उसकी रेसिस्टेंस और रशिया, इन्होंने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे ये जंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी तुर्की, इजराइल और यूएस एक साथ होकर इन लोगों के सामने आकर खड़े हो जाए। ये होती है समझदारी वाली चीज़। और कतर के अंदर से ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का ऐसा बयान देना इस बात की दलील है कि इन तीनों चारों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसका ना आपको पता है ना हमको पता है। इसलिए अपनी ज़ुबान पर काबू रखें तो वो हमारे ईमान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर साबित होगा। बाप की आपकी मर्जी है भाई, रबड़ की ज़ुबान है, बाहर निकालो, कुछ भी बोल दो, क्या टेंशन है। ये सारे जो ग्रुप्स हैं, कोई सपोर्टेड बाय इजराइल है, यूएस है, तुर्की है, ये तमाम अलग अलग ग्रुप्स हैं, कोई एक तो है नहीं। और इनके अंदर भी अभी तक इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद सिर्फ तब तक ही है जब तक कि असद की सरकार को गिरा न दे। और इसी बात का इजराइल को डर है कि जैसे ही असद की सरकार गिराकर ये सीरिया पर कंट्रोल लेंगे तो इजराइल का जो एफिलिएटेड ग्रुप है, कहीं उन लोंडों को ये लोग पकड़कर दबोच ना ले, और उसके बाद गोलान हाइट से रास्ता एकदम साफ है। इन सारे ग्रुप्स को इजराइल और यूएस का कहीं ना कहीं सपोर्ट है, लेकिन यूएस इस बात का तजुर्बा करके देख चुका है जब उसने तालिबान को सपोर्ट किया था रशिया के खिलाफ। फिर यूएस ने उनको अपना पपेट बनाना चाहा तो क्या हुआ, यूएस को 20 साल तक उनके साथ नाक रगड़नी पड़ी और फिर वहां से भागना पड़ा। और इस बात को इजराइल अच्छी तरीके से जानता है। खैर, दुआ तो हमारी भी यही है कि ऐसा ही कुछ हो जाए जो अफगानिस्तान में हुआ था, और इजराइल को भी इसी बात का डर है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उधर हयात तहरीर अल शाम के कमांडर मोहम्मद जुलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है, जो इसको ढूंढ कर देगा या इसकी जानकारी देगा। जुलानी ने अभी हाल ही में CNN, एक अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू दिया है। अमेरिका को पता नहीं चला होगा कि ये कहाँ है, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं किया क्योंकि अमेरिका को पता है कि अभी वो इनके काम आ रहा है। जब अमेरिका का ये काम कर देगा तो अमेरिका इसका काम तमाम कर देगा। अगर आप जुलानी की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो ये एक तालिबान और अलकायदा एफिलिएटेड आदमी रह चुका है। इसको अमेरिका और इजराइल की नस्ल के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा कि अभी हमारा यूज़ करेंगे, फिर बाद में हमें निपटा देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही इजराइल और अमेरिका के पपेट बनकर रहेंगे भी तो इनका भला होने वाला है नहीं। और दूसरी तरफ ईरान, उसके रेसिस्टेंस और रशिया के बर्ताव को देखकर जो महसूस हो रहा है, उससे यही साबित होता है कि आने वाले वक्त में हालात बदलेंगे। जब इनका पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, जो कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन अब लगभग हो चुका है। और हुआ इसलिए है क्योंकि ईरान, रशिया और सीरिया के सोल्जर्स भागते हुए नजर आए हैं। भाई साहब, कई सारी सिटीज़ से भागकर उन्होंने इराक के अंदर पनाह ली है। करीबन 2000 से 2500 सीरियन सोल्जर्स इराक के अंदर जा चुके हैं। इसी वजह से रशिया ने भी अपने हाथ पीछे घसीटे और ईरान का कोई भी रेसिस्टेंस ग्रुप फ्रंट लाइन पर अभी तक इनसे भिड़ने नहीं गया है। तो इन तमाम चीज़ों से ये साबित होता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, और जो बाजी अभी इजराइल और अमेरिका के पक्ष में जाती नजर आ रही है, उसको पलटने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगेगा अगर तालिबान वाली चाल दोहरा दी जाए सीरिया के अंदर। लेकिन इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरानियन रेसिस्टेंस ग्रुप्स पर, ईरान के ऊपर और सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन के उन मजलूमों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ और टूटने वाला है। खैर, हम सब खैर की ही दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि हर शर में खैर है और हर खैर में शर। लेकिन डर दोनों तरफ 50-50 है। जितना डर ईरान के रेसिस्टेंस ग्रुप्स को है, उतना ही डर इजराइल को भी है। अगर ये तमाम ग्रुप ईरान के खिलाफ स्टैंड लेने लग जाते हैं तो पूरे रीजन का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अगर इन ग्रुप्स ने इजराइल के खिलाफ कोई स्टैंड लिया तो ईरान की ताकत 4 गुना ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अगर ये जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है इनकी हरकतों से, अगर ऐसा होता है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ईरान और मुस्लिम दुनिया के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में खैर की ही दुआ करें। और इस वीडियो फिलहाल इतना था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।